है ना। बताओ क्या था इसका, कोका दुयो दशम, है ना। सबसे लास्ट में बताए थे कौन सा है, मौ मतलब महाभियोग, है ना, और महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत, और शुरुआत में बताए थे पद, है ना। मतलब ये जो भाग 5 है, ये पूरा भाग 5 कहाँ से कहाँ तक था, 52 से 151, और बताए इसमें कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका तीनों का सम्मिश्रण है इसके अंदर, ठीक है। और पकानी में ये जो प देख रहा है, प मतलब अब पद कहाँ से 52, का से मतलब क्या था, कार्यपालिका का कैसा प्रधान, औपचारिक प्रधान कौन होंगे, राष्ट्रपति होंगे, अनुच्छेद 53, पद है 52, और ये पद कहाँ से लिया गया था, ब्रिटेन के संविधान से, है ना। कहाँ से, ब्रिटेन के संविधान से। बताओ क्लियर, संसदीय शासन प्रणाली के तहत, नी से निर्वाचन, है ना, निर्वाचक मंडल, मंडल मतलब होता है कि कौन कौन व्यक्ति इसके निर्वाचन में भाग लेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद बताओ, बताओ कौन कौन भाग ले सकते हैं इसके निर्वाचन में, वोट कौन देगा। सुनिए तो देखो, ध्यान देना इधर, अब देखो इधर, हाँ अब सुनो हमको। देखो राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेंगे, कौन कौन वोट दे सकते हैं, तो याद रखिएगा, एक तो पहले आएगा लोकसभा के सदस्य, कौन आएंगे, प्लस राज्यसभा के सदस्य, दोनों आ गए, 2 सदन होता है संसद का। उसके बाद विधानसभा में आएंगे, कौन आएंगे, विधानसभा के सदस्य, और विधानसभा के सदस्य को क्या कहते हैं, एमए। ध्यान दो, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, दोनों के सदस्य को एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और जब इधर विधानसभा में आएंगे तो इसको कहते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा के सदस्य। और एक होता है विधान परिषद, जिसके सदस्य को एमएलसी कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, बात समझ गया। लेकिन ये विधान परिषद तो किसी किसी राज्य में है ही नहीं, ओनली 6 राज्य में है ना। तो चूंकि राष्ट्रपति तो देश के होंगे, है ना, तो सभी देशवासियों का ना वोट होना चाहिए इसमें, इसलिए इस एमएलसी के वोट को यहाँ लिया ही नहीं जाता है, इसको काट दिए। तो बचा कौन कौन, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित की सभी सदस्य, तो सभी निर्वाचित सदस्य ओनली भाग लेंगे, क्योंकि राज्यसभा में कुछ 12 सदस्य जो होते हैं वो मनोनीत भी होते हैं, तो उसको एकदम बाइफरकेट कर देना, हटा देना कि तुम वोट नहीं दोगे, बात समझ गया। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में बताओ कौन भाग लिए, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य, कैसे सदस्य, निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, ठीक। ये पहला था, लेकिन इसके बाद में कुछ संशोधन किए, और संशोधन के द्वारा इसमें जोड़ा गया एक दिल्ली और दूसरा पांडिचेरी, है ना। दिल्ली और पांडिचेरी में जो विधानसभा है, इसमें भी कहा गया इसके सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे, ठीक है। बात समझ में आया। कहेगा कौन से केंद्र शासित प्रदेश के सदस्य जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, तो दिल्ली और पांडिचेरी, याद रहेगा। और कौन सा संविधान संशोधन, 51वां संविधान संशोधन, ये चलेंगे संशोधन में फिर, ठीक है। तो याद रखिएगा, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, किसमें, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में, ये सभी आएंगे। और 2 यूटी बताए, एक दिल्ली और दूसरा, याद रहेगा, मिल जाएगा, वो देख लेना। अब देखो अगला, क से क्या है, कोटा मतलब
निर्वाचन कोटा, वही जो व्यक्ति लोग आएंगे। अब देखो पूरे एक क्षेत्र से एक व्यक्ति प्रतिनिधि करके आएगा। बिहार से कोई एक जिला से कोई एक ही ना एमपी रहता है ना। तो उसके मत की गणना कैसे काउंट करेंगे? देगा तो एक व्यक्ति, लेकिन कहते हैं कि कितना वोट पड़ा, तो हजारों में संख्या आती है। क्या हजारों में लोकसभा राज्यसभा है? ये संख्या कैसे निकल गया? तो उसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है अनुपातिक विधि द्वारा, ठीक है। तो इस विधि द्वारा कोटा का निर्धारण किया जाता है। और इस कोटा का जो अनुच्छेद है वो कौन सा है? तो 54 के बाद 55। उसके बाद काम में आएंगे तो क्या था? कौन सा हो जाएगा? और भारत के राष्ट्रपति कितने समय के लिए चुने जाते हैं? 5 वर्ष के लिए। क्लियर? और बताए थे अमेरिका 4 साल। और अमेरिका के राष्ट्रपति दोबारा चुने जा सकते हैं तो 2 बार, अधिक नहीं। उसके बाद यहाँ दो मतलब फिर से चुन के आएंगे, फिर से चुन के आएंगे, अनलिमिटेड बार, ठीक है। उसके बाद यो से योग्यता। योग्यता क्या होनी चाहिए? भारत का नागरिक हो। आयु कितना होना चाहिए? कम से कम 35। अधिक से अधिक चर्चा कहेगा कि कितने वर्ष के लोग राष्ट्रपति बन सकते हैं। कम से कम है, मतलब अगर 34 है तो नहीं बन सकते हो। 80, 100 साल, 102 बन जाइए, ठीक है। तो अधिकतम की चर्चा नहीं है। अच्छा, कितना पढ़ा लिखा व्यक्ति बनेगा? क्या बात कर रहे हो? भारत के राष्ट्रपति बनेंगे टिप्पा छाप? हाँ, तो कोई बनेगा, इसकी कहीं चर्चा ही नहीं है ना। ध्यान दो, चाहे टिप्पा छाप रहे या कोई रहे, कोई भी बन सकता है। शैक्षणिक योग्यता का कहीं भी कोई प्रावधान, सिर्फ यही में नहीं, जो भी संसदीय प्रणाली, चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो, पंचायत हो, ये सब में क्या किया गया है? पढ़ा लिखा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। देख रहा है? जबकि इसको कहते हैं कि देश के एकदम प्रधान हैं, तो इसको तो हाई क्वालिटी का रहना चाहिए। बात समझ रहे हो? तो बताओ, ये सब संशोधन करने की आवश्यकता है कि नहीं? एकदम करना चाहिए, ठीक है, करना जाके। अब देखिए, ये 2 से क्या है जी? दशा, मतलब इसकी व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, सेहत ठीक ठाक है कि नहीं, ठीक है। और दशा किस में आएगा? योग्यता तो 58 में था, दशा 59। और 100 से शपथ, और शपथ किस में? और ध्यान दीजिएगा, जो भी राष्ट्रपति होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री दिलाएंगे? कौन दिलाएंगे? नहीं दिलाएंगे, कारण नहीं। कौन दिलाएंगे जी? तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान दो इधर। प्रधानमंत्री शपथ नहीं दिलाएंगे। इसको शपथ कौन दिलाएंगे राष्ट्रपति को? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वही शपथ दिलाएंगे। उनके अलावा कोई इनको शपथ नहीं दिलाएगा, ठीक है। अब मान लो अगर वो अब्सेंट है तो उनके द्वारा किसी व्यक्ति को जो नियुक्त किया जाएगा वो शपथ दिलवाएंगे, है ना। बात समझ गया? तो यह याद रखना, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इनको क्या दिलाते हैं? शपथ। शपथ मतलब हाँ, पद की गोपनीयता और संविधान का शपथ दिलाया जाता है कि जो हम काम करेंगे संविधान के दायरे में करेंगे और अपने पद की मर्यादा को रखेंगे। ये नहीं कि तानाशाही कर दिए। बात समझ में आया? हाँ, चलो ध्यान दो। अब मौ से क्या है जी? देखो, सब कुछ किया गया, बाद में कहा कि अगर मान लो राष्ट्रपति मनमानी पे उतर गया तो इसको हटा सकते हैं। और हटाने के लिए एक प्रक्रिया ओनली है, महाभियोग, ठीक है। महाभियोग इकलौता है जिसके द्वारा राष्ट्रपति को हटाते हैं, और किसी पर महाभियोग नहीं लगेगा, ठीक है। एक सीजेआई होते हैं जिसको महाभियोग जैसा प्रस्ताव लाके हटा सकते हैं, है ना। तो महाभियोग ओनली वन किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए लगाया जाता है। बताओ, क्लियर? अनुच्छेद 61। एक चीज और ध्यान देना कि राष्ट्रपति आखिर क्यों इनका पद आया जी? लोकसभा राज्यसभा की सहूलियत के लिए।
देखो देश का बताए थे, जब देश आजाद हुआ था तो कोई हेड ऑफ द स्टेट होगा कि नहीं, है ना। तो हेड ऑफ द स्टेट महारानी ना हो, इसलिए एक राष्ट्रपति का पद यहाँ पे बनाया गया, और इन्हीं को सलाह देने के लिए होते हैं कौन? देखो ये जो प्रधानमंत्री देख रहा है, इनका काम है राष्ट्रपति को सलाह देना, लेकिन ये अपने ही पावरफुल बन गए। बात समझ गया? संसदीय शासन प्रणाली में यही होता है, प्रधानमंत्री है सर्वो सर्वा। और अभी प्रधानमंत्री कहाँ हैं? क्यों गए हैं? अरे कहाँ क्यों गए हैं? हाँ हाँ, देखो इससे भी एक क्वेश्चन आया है आज के टीचर वाला में, पूरा नहीं देख पाए हैं तो वो भी भेजा, 2 व्यक्ति भेज चुका, ध्यान दो। पूछा है I2U2, I2 नहीं बताए थे। इंडोनेशिया कहता है। इंडोनेशिया कौन गली में है इंडिया के साथ? इजराइल, USA और UAE, है ना। तो उसमें 3 में सभी ऑप्शन लिखा हुआ था, एक चौथा था उपयुक्त में से सही सभी, तो आंसर क्या होगा? सभी, एक से अधिक हो जाएगा, है ना। तो I2U2 में पूछा गया कौन इसके सदस्य हैं, तो सभी हैं, मतलब इंडिया है, इजराइल है, USA है और UAE है, ठीक है। तो देखो ये भी क्वेश्चन आया था। और ब्रिक्स जो देख रहे हैं, ये ब्रिक्स में B फॉर बॉल ब्राजील, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर S फॉर साउथ अफ्रीका, ठीक है। और यही साउथ अफ्रीका के एक जगह में ब्रिक्स का सम्मेलन हो रहा है, जगह का नाम जोहान्सबर्ग। नाम क्या है? जोहान्सबर्ग। और यहीं से कल इन्होंने प्रेस को ब्रीफ किया। कौन? हाँ वहीं पे थे, वहीं से ब्रीफिंग किए थे। तो ये दक्षिण अफ्रीका का एक शहर है जोहान्सबर्ग, वहीं पे ब्रिक्स का क्या चल रहा है? सम्मेलन, और वहीं पे थे। देखो इसके बाद सम्मेलन कहाँ होगा? देख रहे हैं? तो प्रत्येक साल एकदम ये बढ़ते जाएगा, फिर रसिया, फिर इंडिया, फिर चाइना, फिर ऐसे चलता है। जितने देश हैं ये एकदम अल्फाबेटिकल फिर ऐसे बढ़ेगा, ठीक है। तो अगला कहाँ होगा? तो 24 में ब्राजील में होगा। ये सब रटने की आवश्यकता है, इसमें डायरेक्ट कन्वर्ट कर देंगे कि तुम्हारे पास गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और बताए थे कि अफ्रीका क्या है? बीमारियों का समूह, घर है, कहता है बीमारियों का समूह है। धन्य है जी। बताओ क्लियर। तो राष्ट्रपति की सहायता के लिए कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, ठीक है। और प्रधानमंत्री की सहायता के लिए मंत्री परिषद, ठीक है, जिसको कैबिनेट मिनिस्टर कहते हैं। उसी के अंतर्गत आते हैं राज्य मंत्री, उप राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, ठीक है। अब ध्यान दो, बताओ ये चार्ट क्लियर हुआ? तो राष्ट्रपति से क्लियर। ऐसे ही राष्ट्रपति के बाद देखेंगे एक होगा उपराष्ट्रपति। क्या होगा? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति वाला बताए थे, जल्दी बता दो कोई। उसरा, नीका, अचूस, उसरा, नीका। फिर जैसे देखे थे पकानी में पद आया था, वैसे ऊ में क्या आएगा? उपराष्ट्रपति का पद, है ना। अब बताओ उपराष्ट्रपति का पद कितना? ध्यान से देख के बताओ। कंफर्म? तो देख लो क्या हुआ? 62 में है। अगर कथी है? कथी 62 में? हाँ राष्ट्रपति का हम जो है 6 महीना के अंदर भरना अनिवार्य है। हाँ, अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त रह गया, मतलब किसी कारणवश, तो 6 महीने के अंदर इस रिक्ति को क्या है? भरना पड़ेगा। ये 62 में कहा गया है। और 71 में कहा गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में अगर कोई विवाद उत्पन्न हो गया तो उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करेंगे, है ना। तो याद रखना 71। 61 में क्या था?
महाभियोग। 62 में क्या है, राष्ट्रपति के पद भरने के संबंध में कितना अंतराल, 6 महीना से ज्यादा नहीं होना चाहिए, विपत्ति आ जाएगा। 71 में क्या है, अब विवाद होगा तो, हाँ चलिए, तो देखो यहाँ पे आएंगे तो क्या है, ये अपने कह रहा है कि हम उपराष्ट्रपति 3 लेके ही छोड़ेंगे, रटने की आवश्यकता है, ठीक है। तो खाली याद रखना ही 63 आ गया। राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति आएंगे, ठीक है। तो देखो उपराष्ट्रपति का पद किसमें, 63, और 63 के बाद देखो जो भी, हाँ ध्यान दीजिएगा, देखो जो भी उपराष्ट्रपति बनते हैं वह स्वतः जो है वो किसके, राज्यसभा के उपसभापति हो जाते हैं, है ना। तो राज्यसभा के उपसभापति के रूप में कौन आते हैं जी, तो उपराष्ट्रपति ही होते हैं। इसलिए अगर तुमको पूछ दिया कि बताइए वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति कौन है, सॉरी उपसभापति नहीं, सभापति कौन है, जगदीप धनखड़। तो जो उपराष्ट्रपति होंगे वही वहां क्या हो जाते हैं, सभापति, चेयरमैन, चेयरपर्सन, ठीक है, मैन बैठेगा चेयर पे, ठीक है। तो इसको जो पैसा मिलता है पेमेंट किस रूप में, बात समझ में आया, मेन पेमेंट यहाँ है, संचित निधि से तो मिलेगा ही सबको पेमेंट। अब देखिए तो इस 100 का मतलब समझ गया। देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं, तो अनुच्छेद 64। 65 में क्या आएगा जी, हाँ ये बता दो, अब सन्नाटा छा गया है, बता देते हैं, इतना लेट लगेगा। देखो इधर, तो इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति जब नहीं रहेंगे, मानो किसी जैसे प्रधानमंत्री चले गए, कहाँ चले गए, तो दक्षिण अफ्रीका गए, तो उनके पद में कार्यवाहक के रूप में कोई करेगा, है ना। जैसे अध्यक्ष कहीं चले गया तो उपाध्यक्ष काम करता है ना, तो वैसे ही राष्ट्रपति कहीं चले गए तो इनको पदभार दिया जाता है कि आप देख रेख कीजिएगा, मतलब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे किस अनुच्छेद के तहत, बात समझ में आ गया, ठीक है। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, और जितने दिन ये कार्यवाहक राष्ट्रपति रहेंगे उतना दिन पेमेंट मिलेगा एक्स्ट्रा। हाँ तो फ्री में काम कर रहा है, क्या हो गया, जो उस पद पे किसको, दोनों मिलेगा रे गधा, धन्य है। वो तो यहाँ सभा जो है राज्यसभा में तो जाएगा ही जाएगा, है ना। और इसके अलावा जो राष्ट्रपति गए तो उनका भी कार्य यही करेंगे, तो दोनों पेमेंट मिला के मिलता है। अब देखो नीचे निर्वाचन प्रणाली, अब इनका निर्वाचक मंडल के बारे में जानकारी है, बताओ किसमें, 66, समझ में आ रहा है। अब 66 में इसमें कहा गया कि कौन कौन इनमें निर्वाचक मंडल में शामिल होंगे, कौन कौन वोट दे सकते हैं। लोकसभा, राज्यसभा, तो देखो इसमें बताए, जैसे उसमें था लोकसभा प्लस राज्यसभा, और एक था क्या, विधानसभा। तो यहाँ विधानसभा को कट कर दें, नहीं करें, हाँ तो इसमें कट ही करना पड़ेगा। ओनली लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य इसमें हिस्सा लेते हैं। उसमें याद रखना, उसमें क्या था, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सभी निर्वाचित, है ना। लेकिन इसमें लोकसभा और राज्यसभा के सभी जो मनोनीत 12 है राज्यसभा में, वो भी इसको वोट देंगे। बताओ क्लियर, समझ में आया, ठीक है। और ये किसको वोट देंगे, तो उपराष्ट्रपति को वोट देंगे। तो ये उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल हुआ, ठीक है। और उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया, क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए। अब देखो यहाँ का से मतलब हो गया कार्यकाल,
क्या हो गया? कार्यकाल। बताओ ये कितने दिन काम करेंगे? उसके पश्चात पर्यंत कार्य करते हैं। कार्यकाल का चर्चा ना है, लेकिन पश्चात पर्यंत कार्य करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो उपराष्ट्रपति हैं ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं, मतलब कोई फिक्स इनका कार्यकाल नहीं है, लेकिन लगभग 5 वर्ष रहता ही रहता है। ध्यान दीजिएगा। अब अगला देखो, ये क्या है? ये कितना हुआ जी? 67 है ना कार्यकाल। उसके बाद क्या आएगा? 68। 68 मतलब चुनाव प्रक्रिया। तो ये क्या था? तो निर्वाचन, ये जो चुनाव है, ये चुनाव क्या है? ध्यान दीजिएगा, ये किस प्रकार का चुनाव? एक तो निर्वाचन यहाँ देख लिए थे मंडल। ये 68 में कहता है कि अगर उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है तो वैसी स्थिति में कैसे जल्दी भरना है। ये भी 6 महीने के अंदर इसको भी क्या होना होगा? फिर से चुनाव करके भरना होगा। मतलब पद रिक्त नहीं होगा। मतलब उपराष्ट्रपति के पद रिक्त होने पर जो शीघ्र चुनाव होगा अनुच्छेद 68 के तहत। बात समझ में आया? उसके बाद क्या है? 100 से तो 100 पौथो और शपथ कितना हो गया? तो देखो 63 से लेकर 69 तक कौन आ गए? उपराष्ट्रपति आ गए। याद रखिएगा, सिर्फ उसरा निका चूस। उस से था उपराष्ट्रपति का पद, स्वज से था पदेन सभापति के रूप में, कहाँ? राज्यसभा में। ठीक है। रा से था कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, नी से था निर्वाचक मंडल। ठीक है। और का से था इसका कार्यकाल। ठीक है। हाँ, ये इसी में आएगा योग्यता। चू से है कि अगर पद रिक्त है तो उसको शीघ्र भरने का अनुच्छेद 68। 59 69 में है शपथ। बताओ याद हुआ कि नहीं? नहीं याद हुआ? तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों क्लियर, दोनों एक साथ एक जगह लिख लेना। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए, ये दोनों थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था। ऐसे ही एक राज्यपाल चलेंगे, जब राज्य में चलेंगे तो ये सब कहानी खत्म था। बताओ, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय कहाँ से लिया गया? वाह, तब तो डाटा एकदम तुम लोग फुलफिल करता है उसी समय। कंट्रोल एस सेव नरे। चलिए, कितने प्रकार के रीट थे? 5 प्रकार। और किस रीट को पोस्टमार्टम? उत्प्रेषण, सर्टियोररी। याद रहा तुमको? कल देखा था ऑनलाइन। क्यों? धन्य है, बुखार आ गया था। देखते देखते बुखार आया था कि बाद में आया था? अरे देखते देखते बुखार आ गया था। देखो पूरा चीज करवा दिए। महाभियोग 61, शपथ 60, दशा 59, योग्यता 58, दोबारा निर्वाचन 57, कार्यकाल 56, कोटा 55, निर्वाचन प्रणाली 54, कार्यपालिका का प्रधान 53 और राष्ट्रपति का पद 52। जहां भी राष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ देख रहा है वैसे रफ में मार देंगे, फटाफट लिख दिए। अब 52 से लेकर 61 कर देंगे, जो कह रहा है बाद में देख लेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो राष्ट्रपति के कार्य एवं क्या दिया है इसकी शक्तियां। राष्ट्रपति किन किन क्षेत्र में कार्य करता है? तो देखो पहला क्या है? कार्यपालिका शक्ति, मतलब सभी प्रकार के जो कानून बनाया जाता है संसद में उसको पालन करवाने का दायित्व इन्हीं को है। क्योंकि तुमको बताए थे इनको सुप्रीम कमांडर कहा जाता है, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च अधिकारी सुप्रीम कमांडर।
है ना। तो तीनों सेनाओं के हेड होते हैं कौन? और राष्ट्रपति कब झंडा उत्तोलन करते हैं? अभी तुरंत गया है 15 अगस्त, तो 15 अगस्त नहीं का ना, 26 जनवरी। और 26 जनवरी को कहाँ? लाल किला पे, कर्तव्य पथ पे। राजपथ का नाम कर्तव्य पथ है ना, और प्रधानमंत्री लाल किला पे, ठीक है। और देखो, चूंकि सर्वोच्च क्या है, सुप्रीम कमांडर है, सर्वोच्च सैन्य अधिकारी हैं, इसलिए तीनों सेनाओं की टुकड़ी और जितना भी सैनिक बल होता है सबसे सलामी लेते हैं ये, है ना। अरे जो सुप्रीम कमांडर होता है उसी को न सैल्यूट मारते हैं। तो 26 जनवरी को देखता है जितना एमिनिशन है सब लेके चलते हैं, और उसके बाद दिखाते हैं उनको कि देखिए सर ये हुआ है प्रोग्रेस, और उनको क्या करते हैं, सलामी ठोकते हैं। बात समझ गया? चूंकि ये सर्वोच्च क्या है, सुप्रीम कमांडर, इसीलिए। बात समझ में आया? बात समझ में आया रे? चलिए आगे बढ़ें। और एक चीज दिखाई जाती है, देश की शक्ति। देखो इसमें अतिथि को बुलाते हैं, है ना। अतिथि को बुला के बैठा है कि देखिए भारत की शक्ति क्या है। वो तो अतिथि देखा ही देखा, लेकिन ये कवरेज वर्ल्ड में भी चलता है कि भारत में क्या क्या यहाँ सामरिक शक्ति दिखाई गई, मतलब क्या क्या टेक्नोलॉजी ऐड किया गया। बात समझ रहे हैं? तो देश की सामरिक शक्ति भी किसके द्वारा? 26 जनवरी के द्वारा यहाँ पे दिखाई जाती है। तो एक तो देख लिए क्या, कार्यपालिका शक्ति। दूसरा क्या है? विधायिका शक्ति, मतलब कानूनी क्षेत्र में भी इनको कुछ स्पेशल शक्ति है। कैसे? ये तो कानून बनाते नहीं है, कानून तो संसद बनाता है, तो शक्ति कैसे आ गया? हाँ, लास्ट सिग्नेचर एक है। और बताए थे कि अगर लोकसभा और राज्यसभा दोनों बंद है किसी काम को लेकर, अब्सेंट है, दोनों में छुट्टी है, लेकिन किसी कानून की आवश्यकता पड़ गई तो इसी शक्ति का यूज करेंगे। और ये शक्ति 123 देता है अनुच्छेद, और इसके तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। ध्यान देना, ये अध्यादेश उसी प्रकार का कानून होगा जैसे हम प्रोसेस बाय प्रोसेस लोकसभा से राज्यसभा, राज्यसभा से राष्ट्रपति के पास जाएंगे। इतना ही पावर का रहेगा इनका। एक कागज पे अगर सिग्नेचर लिख के दे दिए, सिग्नेचर कर दिए, तो वो पावर कानून के बराबर पावर होता है। लेकिन इस अध्यादेश का कुछ टर्म एंड कंडीशन भी होता है कि मान लीजिए आप तो ऐसे मान लो लोकसभा राज्यसभा अब्सेंट करवा के कुछ भी घसवा दीजिएगा उससे, क्या कि जिसकी सरकार है उसी के ने राष्ट्रपति होते हैं, तो मतलब सरकार के हैंड में राष्ट्रपति है। तो ये नहीं हो, इसके लिए एक प्रावधान इसमें किया गया कि अध्यादेश, चलिए आपको कानून की आवश्यकता थी, आपने लागू कर दिया, लेकिन कभी ना कभी तो ये खुलेगा। क्या कि तुमको याद करो, संसद में बताए थे 2 सदनों के बीच की अधिकतम गैप कितना होना चाहिए, मतलब 6 माह से, ध्यान देना, 6 माह से ज्यादा गैप इस बीच में। मान लो कोई लोकसभा आज बंद हुई तो राज्यसभा अगले 6 माह के अंदर में स्टार्ट होगा, नहीं होने का कोई संभावना ही नहीं है। संविधान में कहा गया है कि 2 सदन के बीच कितने माह का अधिकतम, बस उससे ज्यादा गैप नहीं होगा। तो इसलिए इस अध्यादेश को कहा गया कि जब भी ये आ जाएगा तो इस संविधान में, सॉरी, लोकसभा और राज्यसभा कभी तो बैठेगी 6 माह के अंदर। तो जैसे ही बैठा, लोकसभा गठन हुआ, कार्यवाही शुरू हुई, वैसे ही जो है 6 सप्ताह के अंदर, कितना सप्ताह, बस उसको रिपोर्ट करवाइए। किसको? ये जो अध्यादेश आया था इस पर विचार चलेगा कि सही है कि गलत। अगर अध्यादेश सही है तो यहां से कहां जाएगा? राज्यसभा। और राज्यसभा भी अगर उसको पास कर देती है तो जो अध्यादेश कानून बना था पहले वो रेगुलर चल जाएगा। और लेकिन अगर लोकसभा यहाँ रद्द कर दी, फिर राज्यसभा में गया, ये भी रद्द कर दिया, कहानी चौपट हो जाएगा। वो जो अध्यादेश था उसी समय रद्द घोषित हो जाएगा। ठीक है? तो कभी भी अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति के अध्यादेश की न्यूनतम आयु कितनी, अधिकतम, बताओ, कोई तरह की दिक्कत है इसमें? और किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं? और कहेगा किस शक्ति के अंतर्गत, तो वो विधायी शक्ति है। बताओ, क्लियर है? ठीक। अगला देखो क्या है, वित्तीय शक्ति, पैसा कौड़ी का मामला है।
और तुमको बताए थे इस पैसा को कौड़ी के मामला के तहत एक अनुच्छेद है 200 और 80 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन कर देते हैं। अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन करते हैं और इसी समय बताए थे इसी वित्तीय शक्ति के द्वारा एक विधेयक लाया जाता है जिसको धन विधेयक कहते हैं। याद है कि नहीं? और धन विधेयक किस अनुच्छेद के तहत? इस 110 में धन विधेयक की चर्चा देखो बताए थे। साधारण विधेयक और धन विधेयक में अंतर कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, मतलब जो लोकसभा के हेड होते हैं वही बताते हैं कि ये साधारण है या धन विधेयक है। धन मतलब पैसा कौड़ी से रिलेटेड, ठीक है। और धन विधेयक जो होता है इस पर अंतिम सिग्नेचर किसका? लोकसभा अध्यक्ष का। हाँ ध्यान देना, देखो कोई भी विधेयक होगा अंतिम सिग्नेचर राष्ट्रपति का होता है, लेकिन ये जो धन विधेयक है ये पहले राष्ट्रपति से सिग्नेचर करवा के ही पेश करवाते हैं कि बाद में उतना लेट नहीं झमेला, अब राष्ट्रपति के पास जाएगा साइन करने, तो राष्ट्रपति से पहले सिग्नेचर करवा लिए, अब फिर कहाँ लाएंगे? लोकसभा में। यहाँ डिस्कशन हो गया, फिर राज्यसभा, वहाँ डिस्कशन हो गया, बस वो धन विधेयक लागू हो जाएगा। बात समझ गए? तो धन विधेयक की चर्चा किस अनुच्छेद में? धन विधेयक की व्याख्या कौन करते हैं? तो लोकसभा। या धन विधेयक की पहचान? लोकसभा अध्यक्ष। धन विधेयक को सर्वप्रथम किस जो है सदन में लाया जाता है? लोकसभा में। उसके बाद कहाँ जाएगा? क्लियर? ये नहीं कि राज्यसभा में पेश करेंगे, हमेशा धन विधेयक कहाँ रहेगा? लोकसभा में पेश करेंगे। बताओ क्लियर? और धन विधेयक पर अंतिम सिग्नेचर लोकसभा अध्यक्ष का होता है। क्लियर? विधायी शक्ति में एक दो और है, सुना होगा, बताए थे अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 108, याद है? अनुच्छेद 85 के तहत लोकसभा को भंग कर सकते हैं राष्ट्रपति, उसको सत्रावसान कर सकते हैं या उसको बुला सकते हैं कि आइए बैठकर विचार कीजिए। और 108 में जो देख रहे हैं इसमें संयुक्त रूप से दोनों को बैठाएंगे, लोकसभा और मतलब अगर कोई बिल को लेकर अगर विवाद हो गया तो अनुच्छेद 108 के तहत दोनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। और इसमें अध्यक्ष खुद राष्ट्रपति बनते हैं? नहीं, खाली बुला दिए कि बैठ के विचार करो, बढ़िया से हल्ला कर रहा था वहां ज्यादा, ठीक है, अब यहाँ पे कीजिए। और यहाँ पे जो हेड होंगे वो लोकसभा स्पीकर ही होंगे, ठीक है। और बताए थे इसमें चूंकि बिल पास करना है इसमें भी, तो जो वोटिंग होगा वो कैसा होगा? साधारण बहुमत, 50+1। यहाँ पे 2/3 और बहुमत ज्यादा लेने की आवश्यकता, ओनली साधारण बहुमत से संयुक्त अधिवेशन में कोई भी बिल पारित हो जाता है। और अभी तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा चुका है? 3 बार लिखाए थे। कितने बार? एक बताए थे दहेज अधिनियम, हाँ बैंकिंग, डाक से अधिनियम था, डाक से रिलेटेड, डाकघर है ना। और तीसरा कौन था? पोटा। ये पोटा क्या है? हाँ आतंकवाद, मतलब प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। बात समझ रहा है? ये पोटा कुछ और समझ लिया न रे? बात समझ में आ रहा है? ये पोटा क्या है? प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, मतलब आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देने वाला, मतलब आतंकवाद विरोधी एक एक्ट लाया गया था जिसका नाम क्या है? पोटा। तो इस दोनों को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में क्या था? विवाद। तो राष्ट्रपति सबको एक साथ बैठाए कि एक साथ बैठ के विचार कीजिए, बहुत हंगामा कर रहे हैं। और संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के तहत? 108। और अब तक संयुक्त अधिवेशन कितनी बार? 3 बार बैठ चुकी है। बताओ क्लियर? और ये सब किस मतलब शक्ति के आधार पर? विधायी शक्ति। बताओ क्लियर? और किस शक्ति के आधार पर ये वित्तीय शक्ति चलती है? तो ये 280 वित्त मंत्रालय का गठन किया जाता है। बताओ क्लियर? अब वित्त मंत्रालय का गठन क्यों करते हैं? काम क्या? लेखा जोखा करेगा। हाँ बोलो, क्या बोल रहा था?
संचित निधि नहीं, सरकार फिजूल खर्चा ये वित्त आयोग का गठन क्यों होता है? बजट से लेना देना कहाँ है वित्त आयोग का? हाँ, राज्यों के बीच सही सही पैसे का बंटवारा हो, ठीक है। केंद्र द्वारा राज्यों को सही सही पैसा बंटवारा करना, ये अनुच्छेद 280 वित्त आयोग के द्वारा, ठीक है, याद रखना ये सब। और एक बताए थे इसी वित्त में तुमको बजट 112 और राष्ट्रपति के ही, ये फिर धन विधेयक की तरह ही राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से पहले अनुमति ले लेते हैं कि सर बजट पेश करेंगे, इसमें भी सिग्नेचर हो जाता है। और ये बजट बताओ किस अनुच्छेद के तहत? 112। बताओ याद रहा? अगर कहेंगे कि बताइए बजट जो पेश किया जाता है राज्य में किस अनुच्छेद के तहत है? राज्य में बजट 202 कहाँ चल दिया जी? राज्य में 202, राज्य में 202। राज्य मतलब हर एक राज्य भी अपने राज्य के लिए बजट पेश करता है, ठीक है, तो अनुच्छेद। और यहाँ पे देखिए केंद्र सरकार बजट 112। बताओ दोनों में कहीं कोई दिक्कत? और ये सब शक्ति कैसी थी? वित्तीय शक्ति। कहेगा बजट पेश करता है राज्य में किस अनुच्छेद के तहत? 112 नहीं 202। राज्य में 202, केंद्र में 112। केंद्र मतलब कौन से मंत्री के द्वारा बजट पेश किया जाएगा? वित्त मंत्री बजट पेश करते हैं, ठीक है, हाँ। और राज्य में राज्य के वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे। पेश करना मतलब बजट बना हुआ था उसको पढ़ना है ना। चलिए, हाँ, सब राज्य का अलग अलग बजट होगा। और वो सब किस अनुच्छेद के तहत? 202। केंद्र में 112। अध्यादेश का अधिकतम आयु 6 महीना और न्यूनतम 42 दिन मतलब 6 सप्ताह। बताओ क्लियर है? न्यायिक शक्ति क्या है जी? न्यायिक शक्ति मतलब तुमको बताए थे अनुच्छेद 143, याद करो। अनुच्छेद 143 के तहत जो है राष्ट्रपति, अटॉर्नी जनरल, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनसे सलाह ले सकते हैं। कौन? राष्ट्रपति। जब इसको कुछ समझ में नहीं आए कि फलाना एक्ट क्या है, समझ में नहीं आ रहा है, तो इसकी व्याख्या कौन करते हैं? मुख्य न्यायाधीश, है ना। क्या हो गया? देखो संविधान जो होता है, मूर्ख हो गया लेकिन आमतौर पर मूर्ख थोड़े जाता है, पढ़ा लिखा ही जाता है व्यक्ति। कोई देखा है आज तक मूर्ख कोई राष्ट्रपति बन गए हो? या मूर्ख प्रधानमंत्री? मुख्यमंत्री बनी है राबड़ी देवी, ठीक है। प्रतिभा देवी मुख्य वो क्या थी? पढ़ी लिखी थी। ध्यान दो इधर, मैट्रिक नहीं, बहुत पढ़ी लिखी थी। इधर देखो, यहाँ ध्यान से देखो। तो संविधान का संरक्षक किसको कहते हैं? संविधान को संरक्षण प्रदान करता है ना। संविधान में कोई चेंज नहीं कुछ कर सकता है बिना, अगर कुछ गड़बड़ चेंज करने की प्रयास करेंगे तो ये सुप्रीम कोर्ट इसको रोक देगा। और संविधान का इसको अभिभावक भी कहते हैं, गार्जियन भी कहते हैं सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है। तो बताओ, जब संविधान का अभिभावक है, गार्जियन है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में सबसे बड़े कौन होते हैं? मतलब इनको संविधान का पूरा नॉलेज होता है, संविधान में कहाँ क्या लिखा गया है। अगर किसी को डिस्टरबेंस है कि मतलब वो कुछ और व्याख्या कर दिया, ठीक है, तो इन्हीं से पूछा जाता है कि आप ही बताइए उसका अर्थ क्या है, उस शब्द का अर्थ क्या है। और जो ये अर्थ बता देंगे वही, चाहे गलत रहे या वो रहे, कुछ रहे, वो सही रहता है। बात समझ में आया? है ना। जैसे मान लो कोई धर्म ग्रंथ है ना, अभी बहुत चलन में आया था, रामायण में एक पंक्ति थी, ढोल गवार शूद्र पशु नारी और सकल तारना के अधिकारी। आया था जी,
देखो हम रामायण नहीं पढ़े हैं, लेकिन ये चौपाई इतना ये कंट्रोवर्शियल था कि याद हो गया। ठीक है, एक चौपाई है और इसी पर बिहार के जो थे शिक्षा मंत्री, इन्होंने टिप्पणी किया था कि रामायण में भेदभाव किया गया है अनुसूचित जनजाति के द्वारा। मतलब क्या था? शूद्र, है ना। उसके बाद बताए थे नारी, बताया ये सब क्या है? ताड़न के अधिकारी। और शिक्षा मंत्री ने कहा ताड़न मतलब है इनको मारना। ताड़न मतलब क्या है? मारना, है ना। तो ये इन्होंने इसका ये बताया, अर्थ बताया। लेकिन क्या वो विद्वान हैं, मठाधीश्वर हैं, शंकराचार्य हैं? इसका अच्छी तरीके से अगर कोई अर्थ बताएगा तो कौन बताएगा? जो वेदाचार्य हैं, है ना। तो उसी के पास जाके कहोगे कि आप बताइए इसका मतलब क्या होगा। वैसे ही संविधान में अगर कहीं कोई दिक्कत है तो कहाँ जाते हैं? हाँ, ऐसा मान के चलते हैं इनको सब कुछ पता है। अब है कि नहीं ये खुद जाने। बात समझ में आया? ठीक है। तो हाँ बताओ, ये राष्ट्रपति हैं, सबसे ऊंचे पद पर बैठे हुए हैं। इनको किसी चीज में शंका है तो किससे पूछेंगे? प्रधानमंत्री से? ये सीजेआई से पूछे। और किस अनुच्छेद के तहत? इन्होंने जो सलाह दिया ये मानने के लिए बाध्य नहीं है। खाली पूछे, ये कहेंगे कि यही लागू कर दीजिए, कहेगा नहीं, खाली पूछे बताओ सिर्फ, है ना। ये मत कहो कि लागू कीजिए। ठीक है, तो सलाह ले सकते हैं किस अनुच्छेद के तहत? अब देखो अगला क्या है? सैन्य शक्ति। सैन्य शक्ति पहले ही तुमको बता दिए, तीनों सेना के सर्वोच्च सैन्य अधिकारी राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है? आपातकालीन। आपातकालीन इमरजेंसी मतलब राष्ट्रपति को इमरजेंसी लगाने का पावर है। और जब भी इमरजेंसी लगेगा तो तुमको बताए थे तुम्हारे सभी मौलिक अधिकार समाप्त हो जाते हैं बजाय 2 के, है ना। यही इमरजेंसी है जो इंदिरा गांधी भी लगाई थी, है ना। तो बताओ आपातकाल के दौरान बताओ क्या क्या तुम्हारा निरस्त नहीं होगा? 20 और 21 निरस्त नहीं होगा, बाद बाकी सभी निरस्त हो जाएगा। और कितने प्रकार के मौलिक अधिकार थे? 10 गो? 6 न था रे, पहले 7 था। संपत्ति का अधिकार एक हटा दिए तो 6 बचा, है ना। और इस 6 मौलिक अधिकार में ये जो 20-21 वाला देख रहे हैं जिसमें दैहिक और प्राण की स्वतंत्रता थी, ये सिर्फ रहता है। और सब बोलने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, कहीं जाने की स्वतंत्रता, व्यापार करने की, सब निरस्त, है ना। कहीं नहीं जा सकते हो। लेकिन निजता का अधिकार, ये जो राइट टू प्राइवेसी कौन देता है? 21, ये लागू रहता है। मतलब तुम्हारे प्राण खुद बचा सकते हो इसमें। ठीक है, ध्यान देना, 20 और 21। हाँ, राइट टू प्राइवेसी, इसी के अंतर्गत तुम विदेश जाते हो। अब देखो यहाँ पे ये जो आपातकाल देख रहे हैं, ये भी कितने प्रकार का? और ये राष्ट्रपति क्या अपने मन से आपातकाल लागू कर देंगे? सलाह लेंगे। ये जितना काम देख रहे हैं ना, ये मन से नहीं कर रहा है, जबरदस्ती करता है। पूछ के, किससे? अगर कर दिया अपना मनमानी तो बस महाभियोग लगा के हटा ही देंगे इनको। बात समझ में आ रहा है? तुरंत हटा देंगे। क्लियर ना? हाँ, ध्यान देना। इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी उस समय आपातकाल लागू था। और आपातकाल के दौरान एक पत्र गया था राष्ट्रपति के पास करवाने के लिए। और राष्ट्रपति विशेषाधिकार का प्रयोग किए और कहे कि पास नहीं करेंगे, सिग्नेचर नहीं करेंगे। वो अपने पास दबा के रख लिया। बताए थे वीटो पावर। बस इनका दिमाग घुरा। किनका? इंदिरा गांधी। इन्होंने संशोधन कर दिया। संशोधन कर क्या कर दिया कि राष्ट्रपति के पास जो भी अध्यादेश जाएगा वो बिना सहमति दिए ही मान्य समझे जाएंगे। देख रहा है? बताओ, राष्ट्रपति पूरे तरह से पंगु, है ना। इसलिए क्वेश्चन पूछ देता है बीपीएससी कि राष्ट्रपति एक क्या है? परिवार में उस बूढ़े व्यक्ति की तरह है सर्वोच्च, लेकिन उसका कुछ चलता नहीं है। रबर स्टाम्प राज्यपाल के बारे में पूछा था कि राज्य में राज्यपाल क्या है? रबर स्टाम्प की तरह है, खाली मोहर मारने के लिए, है ना। हाँ, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो बीपीएससी को एकदम बढ़िया से उसको ऑफिस बुला लिया कि बताओ व्याख्या करो तो जल्दी, हम रबर स्टाम्प हैं, अभी बताते हैं तुमको।
कहा कि सर हम नहीं, तमिलनाडु वाला जो सेटर था ना वही लिख के दिया है। ठीक है, ऐसा कांड हुआ था। तो देखो आपातकालीन शक्ति कितने प्रकार का, एक क्या है, वित्तीय आपातकाल। पहले लो ना राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन मानता राष्ट्रीय आपातकाल, आपात है ना, नेशनल इमरजेंसी कहते हैं। दूसरा क्या है, राष्ट्रपति शासन, और तीसरा क्या होता है, वित्तीय आपात। देखो राष्ट्रीय आपात मतलब होगा कि अगर सेना ही विद्रोह कर दे, सेना ही विद्रोह कर दिया, मान ही नहीं रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या लगाएंगे, या कोई देश अपने ऊपर अटैक कर दे तो उस स्थिति में इमरजेंसी लगाया जाता है, ताकि कोई व्यक्ति, मान लो अब जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान में युद्ध चल रहा है भारत से, ठीक है, पीओके को लेकर, और कोई व्यक्ति घूमने निकल गया, अगर ये अनुच्छेद ही नहीं खत्म करते मौलिक अधिकार, वो चले गया मौलिक अधिकार का हवाला देते हुए जम्मू कश्मीर, अब बम उधर से आया उसी पे गिर गया, कहाँ नहीं गया, है ना। तो लोगों की सुरक्षा के लिए ही मौलिक अधिकार इस समय क्या किया जाता है, स्टॉप। सिर्फ दो चीज रहेगा, घर में रहिए, घर में तुमको कोई पकड़ने नहीं आएगा, दैहिक स्वतंत्रता यही है। और मान लो किसी काम से अगर तुमको पकड़ के भी ले गया तो तुमको बताएगा कि क्यों पकड़ के ले जा रहे हैं इमरजेंसी के दौरान, ठीक है, हैं? विदेश कैसे चले जाओगे इस समय, हैं? इस समय सब चीज, सब फ्लाइट व्लाइट अंतरदेशीय सब बंद हो जाता है, ना कोई आ सकता है ना कोई बाहर जा सकता है। इमरजेंसी तुमको क्या बताए रे, कहीं आने जाने पर रोक लग जाएगा, और उस समय अगर तुम विदेश भागने की गुस्ताखी करोगे तो तुम्हारा नागरिकता निरस्त कर देगा कि ये जा रहा है दुश्मन से मिलने, इसका नागरिकता समाप्त करो, बर्खास्त, जेल में बंद, ठीक है। तो ऐसा काम भी मत करना जब पीओके लेंगे तो, ठीक है। चलो इधर ध्यान दो। तो देखो एक राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा क्या है, और तीसरा, तो राष्ट्रीय आपातकाल कब लगता है, जब सैनिक विद्रोह हो जाए, ठीक है। दूसरा कोई बाह्य आक्रमण हो जाए, ठीक है। और यही लगाई थी कौन, इंदिरा गांधी, ठीक है। और किस अनुच्छेद के तहत ये लगता है, देखो याद रखना, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। क्लियर। अगला देखिए क्या है, राष्ट्रपति शासन, किस अनुच्छेद के तहत, 356। ये क्यों लगता है, संविधान का तो देखो इसमें दो अनुच्छेद आता है, एक 355, हाँ एक 365। देखो ये थोड़ा सा डिटेल हो गया, खाली सिंपल समझो इधर। पहले राष्ट्रपति शासन कब लगता है, और राष्ट्रपति शासन ये राज्य में लगता है, कहाँ लगता है, इसलिए इसको राज्यपाल शासन भी कहते हैं। जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो उस राज्य के मुख्यमंत्री बर्खास्त, क्या हो गए, मुख्यमंत्री। अब मुख्यमंत्री बर्खास्त क्यों होगा, देखो केंद्र में जैसे अभी पीएम मोदी की सरकार, और राज्य में अभी किसका, नीतीश कुमार, अलग पार्टी से हो गए। मणिपुर का लो, यहाँ छोड़ो, मणिपुर लो, मणिपुर में देख रहा है कैसा स्थिति चल रहा है, क्या वहां पे शासन व्यवस्था ठीक रूप से कायम है, नहीं। मतलब जब इस केंद्र को लगे कि राज्य की शासन व्यवस्था कुछ चरमरा गई है, मतलब केंद्र के इशारे पर काम नहीं हो रहा है, हम जो कह रहे हैं ये लागू यहाँ नहीं कर रहा है, तो वैसी स्थिति में यहाँ पे राष्ट्रपति शासन या राज्यपाल का शासन हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। और जिस दिन से ये होगा उस दिन से वहाँ के मुख्यमंत्री क्या होंगे, बर्खास्त। अब जाइए बैठिए आराम से, है ना। कानून अब कौन बनाएगा, केंद्र सरकार। लोकसभा में राज्य का कानून बनेगा और यहाँ लागू करवाएंगे कौन, राज्यपाल कानून को लागू करवाएंगे, ठीक है। इसलिए इसको राज्यपाल शासन भी कहते हैं। तो राज्यपाल शासन या राष्ट्रपति शासन क्यों लगा, कि जब राज्य में किसी तरह की विफलता आ गई, शासन की विफलता, ठीक है, तो वैसी स्थिति में क्या लगेगा, राष्ट्रपति शासन। और किस अनुच्छेद के तहत, कौन लगाते हैं, तो राष्ट्रपति लगाएंगे, किसके सहयोग से, मतलब किसके सिफारिश पे, राज्यपाल नहीं। कौन कहेगा कि लगाइए सर राष्ट्रपति शासन, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के सलाह पर ये लगाएंगे, क्या, सब सलाह पे, अपने मन से कुछ नहीं करेंगे। और एक है वित्तीय आपातकाल, जब देश में पैसे की किल्लत हो जाए, महंगाई बढ़ जाए, आरबीआई का जो खजाना है वो खाली हो जाए, है ना, ट्रेजरी खत्म, तो ऐसी स्थिति में देश
कौन सा आपातकाल लगा था? वित्तीय आपातकाल। ये आपातकाल क्या है कि खर्च सबका सीमित कर देगा, ना ही कुछ निर्यात करेगा, ना ही कुछ आयात करेगा, अपना ट्रेजरी संभाल के रखेगा, है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या लगता है? और वर्तमान में भारत में वित्तीय आपातकाल कब लगा था? हाँ, तो सौभाग्य से वित्तीय आपातकाल एक भी नहीं। राष्ट्रपति शासन बहुत बार लग चुका है अलग अलग राज्य में, है ना। मणिपुर में 10-10 बार लग चुका है। हाँ, अभी भी तो आंकड़ा बढ़ गया, है ना। बिहार में 8 बार लगा, ठीक है। पंजाब में पहली बार लगा था, ठीक है, राष्ट्रपति शासन। तो अलग अलग राज्य में अलग अलग बार लग गया। चूंकि ये राज्य का जब विफलता, राज्य सरकार विफल हो जाती तो ये लगता है, तो अनेकों बार लग चुका। राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगा। एक तो फेमस ही है, बार अब तक क्या लग चुका है? राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपातकाल, है ना। और राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत? याद रहेगा, राष्ट्रपति शासन। और वित्तीय आपातकाल 303 याद रखना, 352, 356 और 360 याद रहेगा। और इसी में बताए थे एक अनुच्छेद, ये तीनों तो ये आपातकाल हो गया। एक बताए थे 358 और एक बताए थे 359, है ना। अब देखो इस 58 और 59 में क्या था? तो अभी जो तुमको बताए थे कि कोई भी आपातकाल लागू हो, ये 20-21 निरस्त नहीं होगा। ये किसके द्वारा? इसी में लिखा गया है, ठीक है। और किसमें लिखा गया कि मौलिक अधिकार सभी समाप्त हो जाएगा? 19 सब समाप्त, 300। और आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार का स्थगन किस राज्य से, किस देश के संविधान से लिया गया? आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार का आपातकाल लिया गया है जर्मनी से। पॉइंट है, ठीक है। हाँ, संघीय शासन प्रणाली, अपशिष्ट सूची और आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार का हनन। हनन मतलब समाप्त करना, ठीक है। और बताए थे कि जो सैन्य, जितने भी सैन्य टुकड़ियां होती है, चाहे आर्मी हो, एयरफोर्स हो या नेवी हो, इन तीनों के भी मौलिक अधिकार का हनन किस अनुच्छेद के तहत? सन्नाटा छा गया जी, हट 33, अनुच्छेद 33 याद रखिएगा। जो प्रशासन है इसका मौलिक अधिकार हनन है। इसको बोलने की स्वतंत्रता है क्या? ये अपने मेजर के प्रति कुछ खुल के बोल देता है, ठीक है। तो अनुच्छेद याद रहेगा। और इस मौलिक अधिकार के हनन के संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसको? ओनली संसद को, और किसी को नहीं। बताओ, आपातकाल 52, 56 और 60 में क्या था? वित्तीय आपातकाल। 52 में क्या था? राष्ट्रीय आपातकाल। और 56 में क्या था? राष्ट्रपति शासन। याद रहेगा। अब देखो अन्य शक्ति में अन्य शक्तियां हैं, वीटो पावर, ये सब आते हैं, ठीक है। तो उतना अभी करना इधर नहीं ठीक होगा। आगे बढ़ो। क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये भेटा था, कहाँ भेटा था हमको याद नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जरूर आया था। अब बीपीएससी में आया था कि बिहार एसआई में आया था? बिहार एसआई में था। देखो नाम क्या है जी? राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति। और राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान? याद रखना, 71, 72, 62, 61 आइए को 60 और कर लेते हैं। 71 में क्या था? जब राष्ट्रपति हाँ, विवाद होगा तो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट। क्या जी? ठीक ठाक है? ठीक ठाक है ना? हाँ, ज्यादा टाइम तो नहीं हो गया। चलिए, 71 हो गया। 72 में यही क्षमादान है। देखो, राष्ट्रपति चाहे कुछ भी, किसी को कोई न्यायालय जो है फांसी दे दिया, ऑर्डर कर दिया फांसी तुमको, है ना, तो राष्ट्रपति को ही पावर है कि वो क्षमा कर सकती है ना।
और किसी को पावर नहीं है कि तुम्हारा फांसी जो है ये क्या कहते हैं उसको, कारावास में बदल दे, आजीवन कारावास में, है ना, किसी को पावर नहीं है, ओनली किसको। तो इसलिए कहते हैं राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 60 में क्या था, शपथ, 61 में महाभियोग, और बचा 62 में हाँ 6 वर्ष से अधिक तक पद रिक्त नहीं होना चाहिए। अब देखो राष्ट्रपति के द्वारा कितने प्रकार का क्षमादान दिया जा सकता है। तो देखो 5 प्रकार का क्षमादान है, याद रखना इसको। एक क्या है, लघुकरण। लघुकरण मतलब जिसका बहुत लंबा दिया गया था उसको घटाकर छोटा कर दिए। एक है विराम, पूरी तरह से रोक लगा दिए कि चलो हो गया, तुम एकदम नीट एंड क्लीन, लगेगा ही नहीं कि तुमको फांसी की सजा मिली थी, लेकिन व्यवहार तो अच्छा रहेगा तब ना। उसके बाद क्या है, प्रतिलंबन। ये प्रतिलंबन क्या है, लंबा कर दिया, जिसको आजीवन मिला है उसको मतलब हाँ, कठोर कारावास के साथ, है ना, हाँ, साधारण कारावास में उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद क्या है, ये भी क्षमा, ये भी, और परिहार, ये भी उसके, अगर मान लो किसी का आजीवन कारावास है तो उसको कम दिनों के लिए कठोर कारावास के साथ जो है रहने के लिए इसमें यहाँ पर सुनवाई कर दी जाएगी। मतलब क्षमा मतलब हुआ कि राष्ट्रपति अगर लंबा चौड़ा किसी को मिला है कुछ तो उसको क्या करेंगे, पूरी तरह से क्षमा कर, हाँ, बहुत कम कर सकते हैं, लघुकरण कर सकते हैं, विराम कर सकते हैं, क्षमा कर सकते हैं, प्रतिलंबन कर सकते हैं और परिहार। तो ये 5 प्रकार का उनको क्या दिया जाता है, ठीक है, क्षमादान। कहेगा निम्नलिखित में राष्ट्रपति के द्वारा कौन सा क्षमादान की प्रक्रिया नहीं है, निकाल देंगे। तो देखो क्या क्या है, विराम है, प्रतिलंबन है, क्षमा है, याद रहेगा। क्या हो गया जी, इधर से उधर कर रहा है खाली, याद रखना, ये हम डाल देंगे। देखो ये कौन कौन राष्ट्रपति कब रहे ये आया। देखो एक चीज ध्यान देना, देखो बताए थे कार्यवाहक राष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति। देखो 2 राष्ट्रपति ऐसे हुए जो अपने कार्यकाल के दौरान क्या हुए, कहानी खत्म, है ना, और उनके स्थान पर जो व्यक्ति आए उनको ही हम क्या कहते हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति। तो अब तक भारत में 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति रह चुके। कितने, 3, ध्यान देना। एक का नाम क्या था, हिदायतुल्ला, बीबी पहले गिरी, है ना, उसके बाद है हिदायतुल्ला, हिदायतुल्ला, और क्या है, बीडी जत्ती, है ना। ये 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति हुए। पहले कौन, बीबी गिरी, उसके बाद देखो क्या हुआ इधर, ये जो बीबी गिरी देख रहे हैं तो बीबी गिर गई देखो ये जो डॉक्टर जाकिर हुसैन देख रहे हैं ना, मर गई देखो ये कब थे, 67 से ये 2 साल ही रहे, अब बीच में ही मर गए। अब मर गए तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कोई बनेगा कि नहीं। और इस समय उपराष्ट्रपति थे बीबी गिरी, और बताए थे उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, तो बीबी गिरी पद पर बैठ गए, ठीक है। लेकिन इनको लोभ हो गया कि हम उपराष्ट्रपति से सीधे राष्ट्रपति बन जाएंगे, बस ये चले गए राष्ट्रपति के लिए, फिर सीट खाली। अब बताओ इस समय ये चले गए कहाँ, राष्ट्रपति बनने, थे उपराष्ट्रपति, तो पद अभी तो खाली होगा ना, निर्वाचन होगा, बाद में ना बनेंगे, और उपराष्ट्रपति तो अभी है नहीं। ऐसी स्थिति में ये जो थे उस समय भारत के सीजेआई थे, है ना, मुख्य न्यायाधीश। तो अगर राष्ट्रपति का पद खाली है तो उपराष्ट्रपति उसके स्थान पे आएंगे, उपराष्ट्रपति भी गायब हैं तो कौन आएंगे, मुख्य न्यायाधीश आते हैं। और ये भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए। याद रखना नाम क्या है, एम हिदायत, याद रहेगा। बीबी गिरी कौन थे,
है ना। और जब चुनाव उनाव हो गया तो फिर ये हट गए, है ना। और उसके बाद देखो कौन बन के आए हैं, बीडी जत्ती। क्यों आए, अब कौन मर गए, हाँ, फखरुद्दीन अली अहमद चलबसे। और देखो कहा जाता है कि जो मुस्लिम राष्ट्रपति आए थे वो प्रायः उनका जो है देहांत हो जाता था, ऐसी अवधारणा बनी। क्योंकि हिदायतुल्ला, क्या नाम था अभी, जाकिर हुसैन भी पद पे मरे। उसके बाद एक बताए अभी फखरुद्दीन अली अहमद, वो भी टर्म नहीं पूरा कर पाए, वो भी मर गए, तो आए बीडी जत्ती। और जब ये बने अपने एक मिसाइल मैन अब्दुल कलाम, तो लोग आशंका लगा रहे थे कहीं ये भी ना बीच में चले जाएं, क्योंकि ऐसी अवधारणा बनी आ रही थी कोई मुस्लिम जो है राष्ट्रपति 5 साल पूरा नहीं कर पा रहा है। लेकिन बतौर मिसाइल मैन तो एकदम पूरा किए, नहीं किए, है ना, अब्दुल कलाम। तो ये धारणा खत्म। तो बताओ कितने कार्यवाहक, बीबी गिरी, हिदायतुल्ला और बीडी जत्ती। ये बीबी गिरी किसके मरने के बाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन। और इस समय बताओ किसके बाद ये आएंगे, तो जाकिर हुसैन उधर चले गए राष्ट्रपति बनने के लिए, तो पद खाली था, नहीं सॉरी बीबी गिरी, हाँ, तो उसके स्थान पे कौन आ गए, हिदायतुल्ला। और हिदायतुल्ला कौन थे, तो सीजेआई थे, और ये पहला मुख्य न्यायाधीश हैं, है ना। उसके बाद इधर बीडी जत्ती, किसके जाने के बाद, बताओ क्लियर है। तो आए बीडी जत्ती, और बीडी जत्ती के बाद ऐसी कोई संभावना नहीं बनी कि अब सीजेआई आएंगे और कोई आएंगे, ठीक है। तो ये सबका कार्यकाल ऐसे दिया गया है। और रामनाथ कोविंद ये 14 में, 2 बार 13-13 हो गया। और अभी जो है कम में हैं, बताओ कौन है, कह रहा है जगदीप धनकर, बताओ। आगे बढ़ा जाए। बताओ, कहेगा भारत में जिस समय इमरजेंसी लगाई थी इंदिरा गांधी, जल्दी चेक करके बताओ उस समय राष्ट्रपति कौन थे। गदा बीबी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद। और इन्होंने ही दबा के रख लिया था विधेयक, बस कहा कि बिना वहां जाते ही पास समझा जाएगा, अब रखिए या कुछ कीजिए, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन किसके तहत, 1900। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो 44वां संविधान संशोधन किया गया 1978। और इसमें कहा गया कि राष्ट्रपति भी उस पर हकदार है घुमाने के लिए, एक बार पुनर्विचार करने के लिए भेज सकता है। तो ये 44 के तहत कहा गया था। और 42 में इन्हीं की शक्ति को कम कर दिए थे, ये कहे कि हम नहीं पास करेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, नहीं पास कीजिएगा तो चूंकि सरकार है कुछ कर देगी, कानून बनाने का अधिकार है संसद में, है ना। ध्यान दो। अब उपराष्ट्रपति क्लियर है कि नहीं, देखो एक चीज तो उधर छोड़ ही दिए जी, राष्ट्रपति का निर्वाचन के लिए योग्यता में कितने प्रस्तावक और कितने अनुमोदक होने चाहिए। राष्ट्रपति में, ये उपराष्ट्रपति है, थोड़ा सा देखना भी है ठीक ठाक। तो उसमें राष्ट्रपति में जब चले थे तो 50 अनुमोदक, 50 अनुमोदक प्रस्तावक, समझते हो। जैसे फ्राइडे को जैसे संगीत गान होता था तो उसमें एक को अध्यक्ष चुना जाता था, तो कहते थे कि हम सहर्ष इस पद का स्वीकार करते हैं, और 2-3 को खड़ा होकर कहता था कि हाँ बात सही है, समर्थन करते हैं। तो वही हुआ, 50 प्रस्तावक और 50 मतलब 50 व्यक्ति साइन करेंगे कि ये फलाना व्यक्ति क्या बनना चाहिए, राष्ट्रपति, और 50 व्यक्ति कहेंगे कि हाँ हम इसका अनुमोदन। देखो ये 50 प्रस्तावक और अनुमोदक अलग अलग होगा, ये नहीं कि एक के व्यक्ति ये कर दिए इधर भी सिग्नेचर, मतलब कम से कम 100 व्यक्ति इधर होने चाहिए फेवर में, तब राष्ट्रपति बनने के लिए तुम क्या होगो, एलिजिबल। एज कितना होना चाहिए, इसमें भी 35, है ना, और सब चीज सेम है, ठीक है। एक जमानत राशि बताए थे, है ना, वो आरबीआई के पास जमा रखना है, और बताए थे कितना पैसा नहीं मिलेगा तो वो भी चले जाएगा। देखो ये
चाहे राष्ट्रपति से लेकर पंचायत तक, वार्ड तक आ जाओ, है ना, जिसको भी कुल डाले गए मत का 1/6 मत भी नहीं मिलता है, तो वो जो ब्लॉक में, ये तो ब्लॉक में ही ना जमा करेगा पैसा, है ना, वो पैसा उसका क्या हो जाता है, जब्त हो जाता है। वो पैसा इसलिए लिया जाता है कि जब जीत जाओगे तो तुमको मिलेगा, हार गए तो वो सरकार का हो गया। ठीक है, तो उसी को कहते हैं जमानत राशि जब्त हो गई। सुना होगा, नहीं सुना है जी? सुना है ना? पैसा लेके चलता है मतलब? पैसे सिर्फ जब्त होता है। हाँ, तब और क्या जब्त होगा? तुम्ही को जब्त कर लेगा, कार्रवाई नहीं होता है। कार्रवाई नहीं होगा। अरे पैसा जब्त होता है। यहाँ पैसा इसलिए लिया गया कि तुमको कोई लोग पहचानबे नहीं करता है, झुट्टो से खड़ा हो गए कि हम भी लड़ रहे हैं। बात समझ गए? तो पहले पैसा ले लिए, है ना, हाँ, बाद में ऐसा करोगे तो एक बार चुना लगेगा तो दूसरे बार खड़ा नहीं होगे। ठीक है, ऐसे कहोगे कि फ्री में जो है लड़ लेते हैं। चलो यहाँ ध्यान दो, उपराष्ट्रपति का कार्य एकदम शक्ति, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है ही नहीं। मेन है कौन? प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री में एक अनुच्छेद देखते हैं और एक देखते हैं, है ना, और 75 में ही कहा गया है कि एक प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, जो कौन होंगे? लोकसभा के बहुमत दल के नेता। अब थोड़ा सा ये बात समझना, देखो, प्रधानमंत्री भी कहीं से चुन के आते हैं, है ना, कहीं के एमपी। और प्रधानमंत्री कहाँ के एमपी थे अभी? वाराणसी, बनारस, है ना, यहीं से चुन के आए थे, यहीं के एमपी हैं वो। और यहाँ से चुनकर आए कहाँ पे? लोकसभा में। जब चुनाव हो गया तो अब पता चल गया किस पार्टी को कितना मिला, तो सभी पार्टी के लोग लोकसभा में बैठेंगे और जिसको बहुमत मिला है, मान लो जैसे यहाँ बीजेपी का इधर सीट है, सभी लोग बैठे हैं इधर, है ना, अब इन सभी लोगों में से सभी एक व्यक्ति को चुनेंगे कि आप ही क्या बनिएगा, हमारे प्रधानमंत्री नहीं, हमारे दल का आप ही नेतृत्व कीजिए। मतलब हम जो जीत के आए, हमारा नेतृत्व एक व्यक्ति को खड़ा करेगा कि आप ही नेतृत्व कीजिएगा। इसी को कहते हैं कि बहुमत दल का नेता एक निकाल दिए, और जो बहुमत दल का नेता बनता है वही प्रधानमंत्री बन जाता है। ठीक है, तो लोकसभा में जिसको बहुमत मिला था, इस दल का नेता कौन है? बात समझ में आया? तो कभी भी आएगा कि सदन के नेता होते हैं, तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री, याद रहेगा। सदन के नेता कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। और ये कैसे होते हैं? तो बहुमत दल के नेता के रूप में। बताओ, क्लियर? और जो बहुमत दल का नेता होगा, जब चुनाव कर लेंगे हम लोग, तो उसके बाद इसके नाम का प्रस्ताव लेके चलेंगे किसके पास? और राष्ट्रपति को प्रस्ताव दिखाएंगे कि इसी को चुन लिए, तो राष्ट्रपति डिक्लेयर करेंगे कि फलाना दिन मिलते हैं राष्ट्रपति भवन में, सब बैठेंगे और इनको क्या करेंगे? प्राइज देंगे, प्रधानमंत्री का शपथ दिलाएंगे। तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री को अपने पद और संविधान या गोपनीयता का जो है शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति दिलाते हैं। कहाँ दिलाते हैं? राष्ट्रपति भवन में। बताओ, क्लियर है? और राष्ट्रपति को बताए थे शपथ कौन दिलाएगा? मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, और ये प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा किसको सौंपते हैं? तो जो शपथ दिलाया उसी को। बताओ, क्लियर? और राष्ट्रपति अपना इस्तीफा, हाँ ध्यान देना, ये नहीं कि इसी को दे देगा, ये इसका नीचे वाला है पोस्ट, है ना। तो इसके एक उपराष्ट्रपति होते हैं जिनको वो अपना इस्तीफा डाल देते हैं कि अब हम पद छोड़ेंगे। बात समझ में आया? और उपराष्ट्रपति किसको देंगे इस्तीफा? तो वो राष्ट्रपति। दोनों उल्टा पुल्टा चलता है। बताओ, क्लियर है? ठीक। हाँ, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को, ठीक है, प्रधानमंत्री को। चलिए बताओ, क्लियर कहानी? कहेगा प्रधानमंत्री का पद 75 और एक मंत्री परिषद होगा 74 में। मंत्री परिषद किसको सलाह देंगे? और इस मंत्री परिषद के जो हेड होंगे अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री होते हैं, जो लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं। चलिए बताओ, कोई तरह की दिक्कत है? एक देखो नाम आया अटॉर्नी जनरल।
महान न्यायवादी कहा जाता, नाम में ही देखो लगा हुआ है महान न्यायवादी, मतलब ये एकदम न्याय का ज्ञाता होगा। जब सरकार का गठन हो गया, मान लीजिए पीएम बन गए, अब पीएम के खिलाफ किसी भी राज्य में कोई भी जाके कुछ एलिगेशन लगा दिया, कोर्ट में केस कर दिए, नहीं करता है, देखता होगा बहुत सारा। अब प्रधानमंत्री को इतना फुर्सत है कि जाके वहां केस लड़ेंगे, तो उनके बिहाफ से सरकार की ओर से कौन जाते हैं? महान न्यायवादी। इन्हीं को इंग्लिश में कहते हैं अटॉर्नी जनरल। अनुच्छेद कौन सा? 76 में चर्चा है, याद रखना। 75 में प्रधानमंत्री और 76 में ये क्या है? महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, याद रहेगा। और अटॉर्नी जनरल की तरह ही राज्य में एक होता है एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता, वो राज्य सरकार का वकील होता है। और ये क्या हुआ? केंद्र सरकार का एक प्रकार का वकील है ना। तो सरकार को, जो केंद्र में सरकार है, उसको कानूनी सलाह ये देंगे, काहे कि न्याय जानते हैं, महान्यायवादी हैं, ठीक है। और कहीं भी अगर केस होगा तो यही उनको सूचना देंगे और निपटारा ये सब करवाते हैं। बताओ कोई तरह की दिक्कत? अब यहाँ देखो, निश्चित कार्यकाल इसका, क्योंकि जो प्रधानमंत्री होते हैं उन्हीं का कोई कार्यकाल फिक्स नहीं है, तो इनका कहाँ से फिक्स होगा? ध्यान दो। अभी तक क्या समझ में आ रहा था? प्रधानमंत्री कितने साल तक? एकदम गलत है। प्रधानमंत्री का कोई कार्यकाल होता ही नहीं है, और प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री के रूप में कभी वेतन नहीं मिलता है। तब कैसे मिलता है? तो संसद में बताए ना, सदस्य चुन के आए थे वाराणसी से, तो उनको एमपी के तौर पर क्या मिलता है? वेतन और भत्ता मिलता है। प्रधानमंत्री के तौर पे पेमेंट नहीं, ध्यान देना इसको, ठीक है। लेकिन प्रधानमंत्री बन गए तो कुछ विशेष सुविधा मिल जाती है। बताओ क्लियर है ये बात? ठीक है, हाँ। तो ये सब ध्यान रखना। और ये प्रधानमंत्री का ये जो 5 वर्ष देख रहे हैं, ये भी फिक्स कार्यकाल नहीं है। 2 दिन में भी जा सकते हैं, 1 दिन में भी जा सकते हैं, है ना। जब देखे लोकसभा में, एक बताए ना अभी, बहुमत दल के क्या होते हैं, और लोकसभा में जब इनका ये बहुमत डगमगाएगा तो समझो उनका पद गया। अब मान लो कांग्रेस आधा से अधिक को खरीद ले तो अल्पमत में आ जाएगी, और अल्पमत में आएगी तो यहाँ पे एक प्रस्ताव आएगा जिसको कहेंगे अविश्वास प्रस्ताव, है ना। और इस अविश्वास प्रस्ताव में क्या होता है? सरकार अपना बहुमत ही पेश करती है, और बहुमत अगर साबित करने में फेल हो गई, बस सरकार गिर जाएगी, दूसरी सरकार आ जाएगी। बात समझ में आया? तो ये अविश्वास प्रस्ताव यही है, नॉन कॉन्फिडेंस इसको कहा जाता है ना। मतलब सरकार अब आत्मविश्वास खो चुकी है, कॉन्फिडेंस नहीं है। बात समझ में आया? और जब भी अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, किस सदन में? लोकसभा। चूंकि किसको हटाना है? लोकसभा को, हाँ, प्रधानमंत्री को। अब प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य होते हैं, अभी बताए थे लोकसभा के बहुमत दल के नेता, तो जहां के नेता रहेंगे वहीं ना प्रस्ताव लाएंगे। इसलिए हमेशा अविश्वास प्रस्ताव कहां पे, क्यों लाते हैं? क्लियर है? बहुमत पेश कीजिए कि आपके पास बहुमत है कि नहीं, ठीक है। और जिस दिन बहुमत होता है उसको कहते हैं फ्लोर टेस्ट। क्या कहते हैं? फ्लोर टेस्ट। फ्लोर टेस्ट मतलब सब एकत्रित है, इसी समय टेस्ट हो जाएगा, है ना, कि तुम रहोगे कि नहीं रहोगे। बताओ क्लियर कहानी? ठीक है। इसीलिए बताए कि जब तक बहुमत रहेगा तब तक ये पद पे बने रहेंगे, और जब बहुमत खत्म, कार्यकाल खत्म, तो प्रधानमंत्री का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। बताओ कहानी क्लियर है? ठीक, ये कहानी क्लियर है। और देखो, इनके वेतन भत्ते का निर्धारण किनके? महान्यायवादी का राष्ट्रपति करते हैं। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि महान्यायवादी को कितना पेमेंट मिलता है, कोई फिक्स नहीं, कोई फिक्स नहीं है ना। राष्ट्रपति निर्धारित करेंगे कितना देना है, ठीक है। तो इसलिए कहना इसका कोई फिक्स नहीं, राष्ट्रपति निर्धारण करते हैं। इसका कार्यकाल निर्धारित नहीं। प्रधानमंत्री का कार्यकाल, लोकसभा का कार्यकाल कन्फर्म, कन्फर्म। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। लोकसभा का 5 सभा होता है।
सुनो इधर, लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है 5 साल, लोकसभा का कार्यकाल नहीं होता है। लोकसभा कभी भी, अभी बताए ना, जैसे भंग हो जाएगी, अल्पमत में आएगा लोकसभा भंग, दूसरा गठन हो गया, लोकसभा का कार्यकाल नहीं। राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है, वो भी अनलिमिटेड। भंग हो सकता है क्या? भंग होता है। उसके सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। बात समझ में आ रहा है? तो इसलिए कह देते सामान्यतः कि राज्यसभा का कार्यकाल है 6 वर्ष, लेकिन कार्यकाल एक्चुअल में 6 वर्ष नहीं है। 6 वर्ष अगर कर दिए तो मतलब 6 वर्ष बाद भंग होना चाहिए वो, लेकिन भंग होता है क्या? कार्यकाल 6 वर्ष है। राज्यसभा कार्यकाल 6 वर्ष तक भंग नहीं होता है। ये देखो, मान लिए कि तुम्हारा, सुनो सुनो, तुम्हारा दे दिए कि 60 साल तुम्हारा नौकरी है, तो 60 साल के बाद नौकरी पे रहोगे? भंग ना हो गया? तो बताओ 6 वर्ष अगर इसका कार्यकाल कर दिए तो 6 साल के बाद भंग हो जाएगा ही, तो भंग होता है क्या? तो राज्यसभा एक अस्थाई सदन है, पढ़ते हैं ना, ये कभी भंग नहीं होता। लोकसभा क्या है? अस्थाई, कभी भी भंग हो सकता है। बताओ क्लियर है? ठीक, क्या है? प्रिय है? बताओ क्लियर, समझ में आया यहाँ तक? सदस्य का कार्यकाल, जो एमपी होते हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, ठीक है? तो देखो, ध्यान दो, इसमें ध्यान देना। फिर इधर देखो, एक है लोकसभा, दूसरा क्या है? राज्यसभा में जो एक एक सदस्य बैठेगा जाके ना, वो व्यक्ति जो होता है उसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है ना? तो ये राज्यसभा एकदम अनवरत चलते रहती है। पहली बार जब राज्यसभा का गठन हुआ था तो लॉटरी लगा के निकाले थे व्यक्ति को। अब पहली बार बैठा दिए तो लॉटरी के तहत निकाले और बताए थे प्रत्येक कितने साल में? 1/3। जब 2 साल चला था शुरू में, तो अभी तो सबका 6 साल नहीं पूरा था, लेकिन 2 साल में 1/3 निकालना है। अब मान लो किसी को जबरदस्ती कह के आप निकलिए, 2 साल हो गया, तो कहेगा आप ही निकल जाइए, आप भी तो 2 साल हुए, है ना? तो ऐसी स्थिति में सबका नाम लिखा गया और लॉटरी किया गया, जिसका नाम आया वो बर्खास्त, है ना? और उसके बाद दूसरे टर्म से प्रत्येक 2 साल में 1/3 व्यक्ति सेवानिवृत्त होते हैं, वो स्वतः क्या पूर जाता है उनका 6 वर्ष का टर्म। और लोकसभा जो होती है, लोकसभा एक क्या है? वो अस्थाई सदन, और ये कभी भी भंग हो सकता है। लेकिन इसके जो एमपी एक जगह से जीत के आए, वो 5 साल के लिए जीत के आते हैं, है ना? ये थोड़े है कि मान लो बनारस से जीत के आए, लोकसभा में उसको मत नहीं मिला, अल्पमत में आ गई, तो ये बनारस से भी हाथ धो दिए। बनारस के एमपी रहेंगे, 5 साल के लिए रहेंगे, लेकिन लोकसभा में उनको अभी अल्पमत में आ गया तो उनका प्रधानमंत्री का कार्यकाल, मंत्रिमंडल चौपट हो गया, है ना? लेकिन बनारस के एमपी तो 5 साल के लिए बने रहेंगे। बात समझ में आया? तो याद रखिएगा ये सब दोनों चीज। अब देखो क्या शुरू है, संसद। ये तो बता ही चुके हैं कितने प्रकार का? 3 प्रकार के। संसद में कितने? 3 आते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और इसमें चर्चा कहां से कहां तक? 79 से लेकर 112। राज्यसभा किसमें है? 80। और लोकसभा क्लियर है? संसद से 79। हाँ, भाग 5 खत्म, इसमें कुछ है ही नहीं। कि ये राज्यसभा के सदस्य का लिस्ट है ना? कितने कहाँ से आते हैं? देखो देखो, जितना 7 सिस्टर समझते हो? आज इसको यहीं तक रहने दो, बहुत टाइम चले जाएगा, ठीक है? कल हम लोग संसद कर लेंगे, संसद खत्म हो जाएगा और राज्य में प्रवेश करके राज्य को समाप्त कर देंगे, ठीक है? उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट सब अनुच्छेद रहेगा, उसके बाद संविधान संशोधन, और ये तुम्हारा पॉलिटी समाप्त हो जाएगा, ठीक है? चलिए, क्या हुआ? समझ में कुछ आया? अरे भाग रहा है, पेमेंट कौन करेगा? इसको बंद करो, फुल नहीं हुआ है।